अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद में कुछ जानने ले जनाब। कल नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का सदर बनने जा रहे हैं और इसके लिए आज मुस्लिम लीग का जो दफ्तर है 180H मॉडल टाउन, वहां पर बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी रही है क्योंकि इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के इजरा का सिलसिला शुरू हो गया है और नवाज शरीफ साहब ने आज मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए जनाब अपने जो है कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कल मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी मुस्लिम लीग नून के आइंदा के सदर का इंतखाब करेगी और इस बात का 99.9% इम्कानात मौजूद हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर हो जाएंगे। इस हवाले से आज जाती उमरा रायविंड में जनाब एक अहम बैठक हुई है जिसमें मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं ने शिरकत की है और इस इजलास की बुनियादी जो नौयत थी या इसकी जो गर्ज़ो गायत थी वो यही थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब के सदर बनने के बाद उन्होंने खिताब करना है और इस खिताब को पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बराह रास्त ना सिर्फ नशर किया जाएगा बल्कि इस खिताब की रोशनी में मुस्लिम लीग नून की मुस्तकबिल की हिकमत अमली और उसका जो राह है उसका तयन भी होगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब का ये जो खिताब है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा और मौजूदा सूरत हाल जहाँ पर एग्जेक्टिव और जुडिशरी दोनों के दरमियान जो तनाज़ा है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। इस सिनेरियो के अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब का कल होने वाला खिताब बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब ये जो बैठक थी इस बैठक के अंदर इस बात पर जो तमाम लीडर थे वो सर जोड़ के बैठे थे कि कौन कौन से नकात हैं जिनको इस जो खिताब है उसके अंदर शामिल किया जाए। नवाज शरीफ साहब माजी का हवाला देकर मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे या मुस्तकबिल का जिक्र करते हुए माजी की मिसालों से मुस्तकबिल की राह का तयन करेंगे। अदलिया और एग्जेक्टिव के तनाज़े में अदलिया के किरदार पर बात करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के ऊपर रोल जो है डालने के लिए इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और इस बैठक के चंद एक चीजें हैं जो मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब के खिताब के अंदर शामिल होंगी, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर का भी जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस खबर ने भी पाकिस्तान के सियासत के ऊपर बहुत ही ज्यादा असरात छोड़े हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इस खबर के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमें मुसलसल महसूस हो रहे हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। मामला है जनाब मलिक रियाज अल मारूफ बैरिया टाउन वाले का और मलिक रियाज साहब का ट्वीट ने कल से ही एक उधम मचाया हुआ है। अलबत्ता और इसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि मलिक रियाज साहब से एक अहम तरीन सियासी शख्सियत और इस्टेब्लिशमेंट के दो नुमाइंदों ने दुबई में जाकर मुलाकात की थी और उनको इमरान खान के खिलाफ बयान देने पर आमादा किया था। अब जो कहानी है वो ज़रा खुल गई है। खुल इस वजह से गई है कि मलिक रियाज साहब का ये जो ट्वीट है इसके पसे पर्दा जो असल हकायक हैं वो ज़रा सामने आ गए हैं जिसके नतीजे में मलिक रियाज साहब का सुल्तान रई बनकर बढ़ के मारने वाला बयान यानी वो जो कहते हैं ना ओवर माई डेड बॉडी उसकी हकीकी वजह सामने आ गई और वजह भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये बात तो सबको मालूम है कि 190 मिलियन पाउंड्स का अलकादर ट्रस्ट केस इस वक्त अपने अंजाम तक पहुँचने के बहुत ज़्यादा करीब है और अब इस केस के अंदर इस रेफरेंस के अंदर तकरीबन 19 के करीब गवाह मौजूद थे जिनकी गवाहियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अब यह खबर सामने आ रही है कि 16 गवाहों के बयानात के ऊपर जरा भी मुकम्मल हो गई है। इसका मतलब है कि बाकी रह गए हैं 3 बयानात और 3 बयानात के ऊपर जरा मुकम्मल होने के बाद जो जवाबी दलाइल हैं वो किए जाएंगे और हतमी दलाइल आने के बाद जनाब जज साहब जो है वो या तो फैसला सुनाएंगे या फैसला महफूज कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला केस अगले चंद रोज़ के अंदर ही इख्तिताम की तरफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अल कादर ट्रस्ट केस जो है वो मलिक रियाज साहब के इस जो सुल्तान रई बनने की बुनियादी वजह नहीं है। इनफैक्ट ये बात सामने आ रही है कि मलिक रियाज साहब के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है 460 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस और ये 460 अरब रुपए की जो करप्शन का रेफरेंस है ये अगले चंद रोज में दायर होने जा रहा है और चूंकि मलिक रियाज साहब ने इस सिस्टम के अंदर अपने बहुत सारे जो टांके हैं वो फिट करके रखे हुए हैं। उन्होंने हर जगह पर जनाब फाइलों के नीचे पहिए लगाए हुए हैं। लिहाजा वो जो पहिए जैसे ही फाइल हरकत में आती है वो पहिए भी हरकत में आते हैं और फौरी तौर पर टलियां खड़क जाती हैं और मलिक रियाज साहब को इस बारे में आगाही हासिल हो जाती है कि जनाब कौन सा नया चन है जो चढ़ने वाला है। लिहाजा वो फौरी तौर पर उसके लिए कुछ अगला लाहे अमल इख्तियार कर लेते हैं। मामला है
बैरिया टाउन कराची का। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 190 मिलियन पाउंड्स का मामला भी किसी ना किसी तरीके से बैरिया टाउन कराची के साथ जाकर मिलता है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बैरिया टाउन कराची का मामला ज़ेरे गौर आया था और वहां पर इस बात का इंकशाफ हुआ था कि मलिक रियाज साहब ने जो प्रॉपर्टी वहां से हासिल की थी, जो सरकारी ज़मीन बैरिया टाउन कराची के लिए हासिल की थी, उसकी वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा थी जो मलिक रियाज साहब ने गवर्नमेंट को पे किया था। लिहाजा साकिब निसार साहब के दौर के अंदर मलिक रियाज साहब पर अगर 460 अरब रुपए का जुर्माना होगा तो ये इसकी मतलब ये है कि साकिब निसार साहब इससे ज़्यादा भी जा सकते थे या बिल्कुल माफ़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर 460 अरब रुपए का जुर्माना मलिक रियाज साहब पर लगा दिया था तो इसका मतलब यह है कि मलिक रियाज साहब के हवाले से कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहद उनके पास मौजूद थे जिसको वो किसी भी सूरत जिनको झुटलाया नहीं जा सकता था। ये जो रेफरेंस जिसकी मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं कि वो फाइल होने जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उसी जजमेंट की रोशनी में फाइल होने जा रहा है, क्योंकि उस जजमेंट की रोशनी में ये जो 460 अरब रुपए हैं ये मलिक रियाज साहब ने बतौर जुर्माना रियासत पाकिस्तान को अदा करने थे और पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा होने थे। अब ये जो पैसे हैं मलिक रियाज साहब ने कुछ हफ्ते पहले एक लिक्विडेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी थी जिसमें उनका ये कहना था कि जनाब मेरे को तो पैसे कोई नहीं जे, और उन्होंने कहा था कि मुझे दिवालिया करार दे दिया जाए। और दिवालिया करार दिलवाने का बुनियादी मकसद मलिक रियाज साहब का ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने कमिटमेंट की थी 460 अरब रुपए जमा कराने की, इससे उनकी जान छूट जाए और वो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर इस बात का जो है वो कह सके कि जनाब मैंने दिवालिया हो चुका हूं और चूंकि मैं दिवालिया हो चुका हूं लिहाजा मैं ये पैसे अदा नहीं कर सकता, अगो ताड़ी मर्सी, इस तरह की वो सूरत हाल को दे सके। जबकि ये जो फैसला 460 अरब रुपए जुर्माने का था, इसमें इस बात को शामिल किया गया था कि अगर मलिक रियाज साहब बतलूबा मुद्दत के अंदर अपनी जो सालाना इकसात हैं वो अदा नहीं करेंगे, तब इसी केस के ऊपर मलिक रियाज साहब के खिलाफ ना सिर्फ रेफरेंस दायर किया जाएगा बल्कि उनकी जायदाद को जब्त भी किया जा सकता है। अब जहां तक जायदाद की जब्ती का मामला है तो यह भी सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है। गंभीर इस वजह से कि मलिक रियाज के नाम पर एक भी प्रॉपर्टी, कोई एक प्लॉट, कोई एक फुट जमीन भी उनके नाम पर मौजूद नहीं है। लिहाजा मलिक रियाज साहब का ना कोई पाकिस्तान के अंदर असासा है, ना ही उनका कोई बैंक बैलेंस है जिनको यहां पर हम कॉन्फिस्केट करके इस बात का इजहार कर सकें जनाब ये जो उनकी जायदादें थी वो हमने जब्त कर ली। मलिक रियाज साहब की जो भी प्रॉपर्टी है वो बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ही है और वो इदारे के नाम पर ही मौजूद है। लिहाजा उस इदारे के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो लिटिगेशन है वो होने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी एससीसीपी के कुछ कवायद व ज़वाबित लागू होते हैं। अब जो सिचुएशन है उसके मुताबिक इस रेफरेंस को अवॉइड करने के लिए मलिक रियाज साहब ने इमरान खान के साथ खड़ा होने का फैसला किया है, क्योंकि मलिक रियाज साहब को इस बात का 100% यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान पॉलिटिकल रियलिटी हैं और अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, उनके तमाम मुकदमात खत्म हो सकते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट मिल सकती है, तो कल ऐसा सियासी मोजज़ा इमरान खान के साथ भी वकूअ पज़ीर हो सकता है। आज का मातूब कल का मतलूब हो सकता है और इमरान खान कल आज जो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खटक रहे हैं, कल इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने इस मौके को गनीमत जानते हुए अपना वजन इमरान खान के पलड़े में डाला ताकि कल इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो मलिक रियाज की इस कुर्बानी का थोड़ा सा लिहाज करें और उनको यहां पर अपना कारोबार को सेट करने का मौका दिया जा सके। यह है जनाब हकीकी सूरत हाल जिसकी बिना पर जो है मलिक रियाज साहब वो मर्द मुजाहिद के तौर पर सामने आ रहे हैं, जबकि हकायक मैंने आपके सामने रखे। दूसरी जानिब जो सियासी खींचातानी है वो भी बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुमशुदा अफराद के केस में अपनी एक रिपोर्ट भी जमा कराई है और अंडरटेकिंग भी दी है। उस अंडरटेकिंग के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इस बात का इजहार किया है कि हर वो बंदा जो किसी न किसी वजह से लापता हुआ है वो एक न एक दिन यकीनी तौर पर अपने अहले खाना से मिलेगा और रियासत उसको बरामद कराएगी। उनका ये भी कहना था कि जनाब जो कैबिनेट कमेटी है इस हवाले से उसने अपनी रिपोर्ट को तैयार भी कर लिया है और वो बहुत जल्द वफाकी काबीना
کابینہ کے اجلاس میں وہ رپورٹ پیش بھی ہوگی اور اس رپورٹ کی منظوری کے بعد یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے عمل کے اندر کچھ زیادہ تیزی بھی آئے گی اور یہ جو کنسرن ہے فاضل عدالت کا وہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ اب ان کی اس بات کو کس طرح تسلیم کیا جاتا ہے یا کس طرح اس کو مسترد کیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ پاکستان کے سیاسی حرکیات کے اندر تبدیلی آنی ہے، اور یہ بات مجھے 100% یقینی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل ایک ایسا ٹائم ہوگا جب حقیقت میں نواز شریف سیاسی میدان میں ایک طویل وقفے کے بعد اتریں گے۔ اس وجہ سے یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، یہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، اور یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت سیاسی توازن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی ایک سیاسی حقیقت ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی حقیقت ہے۔ یہ جو سیاسی قوتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی جھگڑتی تو رہتی ہی ہے، لیکن ان کا بنیادی مقصد ریاست کے اندر جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ مجھے موجودہ حالات میں یہ جو لڑائی نظر آ رہی ہے اس لڑائی میں طاقت کا توازن بگڑتا ہوا اور ریاست کے ستون ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بطور سٹیٹسمین نواز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سچویشن کے اندر کوئی ایک ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کریں جس سے میثاق جمہوریت جیسی کوئی راہ برآمد ہو۔ نواز شریف صاحب نے جب اپنی واپس آئے تھے لنڈن سے اور یہاں پر مینار پاکستان پہ انہوں نے خطاب کیا تھا، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی قوت اکیلے ان تمام مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتی، اور مینار پاکستان پر بھی نواز شریف نے اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے تمام سیاسی قوتوں کو ایک مٹھ ہو کر آگے بڑھنے اور پاکستان کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ اشارہ بھی دیا تھا اور ان سے درخواست بھی دی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ جو ان کی خواہش تھی وہ شاید پوری نہیں ہو سکی۔ اب یہ جو بیٹھک کا جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، اس بیٹھک میں بھی اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ نواز شریف بھی میدان میں اتریں اور اگریسولی پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اٹیک کریں، اور ماضی میں پاکستان کی عدلیہ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدلیہ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں، ہیمرنگ کریں، تاکہ عدلیہ جو ہے وہ موجودہ صورتحال میں گورنمنٹ کو کچھ تھوڑا سا سپیس دینے پر تیار ہو جائے، جو اس وقت سپیس ملتی ہوئی گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ گورنمنٹ اس وقت عدلیہ کے مقابلے میں سامنے آ چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے تقریریں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عدلیہ کے اوپر اٹیک کر رہی ہے، اور عدلیہ بھی اسی طریقے سے جواب دے رہی ہے، اور جو میسیجنگ ہو رہی ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ عمران خان کو دیے جانے والے ریلیف کی شکل میں ہو رہی ہے، کیونکہ براہ راست تو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف یا چیف جسٹس آف پاکستان آپس میں نہیں بیٹھے، لہٰذا اس بات کا امکان پایا جا رہا ہے کہ صدر جو ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب وہ ثالث بنیں گے، اور نواز شریف صاحب کل اپنے خطاب میں باضابطہ طور پر پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو اس صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ وہ ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں، اور ریاست پاکستان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی اور چیف آف آرمی سٹاف کے بھی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس صورتحال میں ریاست کے ان دو ستونوں کے درمیان مصالحت بھی کرا سکتے ہیں اور ثالث کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا آصف علی زرداری صاحب کو لیڈ دی جائے گی، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی، اور وہ کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان جو تناؤ ہے اس کی شدت میں کمی آ سکے اور دونوں اپنی ڈومین میں کام کر سکیں۔ جہاں تک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی ہارڈ لائن کل بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہارڈ لائن کل بھی موجود تھی، اسٹیبلشمنٹ کی ہارڈ لائن اب بھی موجود ہے۔ اسٹیبلشمنٹ
किसी भी तरीके से इमरान खान साहब या उनकी जमात के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ वाज़े है कि वो किसी भी तरीके से 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो तमाम तर अफराद हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए बगैर वो चैन से नहीं बैठेगी। ये उनका 100% एक रिज़ॉल्व है और वो अपने इस रिज़ॉल्व पर कायम है। एक अहम तरीन बंदे ने इस बात का भी इंकशाफ किया। उनका ये कहना था कि ये जो है मकबूलियत इमरान खान की, कहते हैं जनाब बड़ी मकबूलियत है। उनका ये कहना था कि जनाब ये जो मकबूलियत है इमरान खान की, ये एक सियासी इशू है और इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला करना है सियासी जमातों ने, हमने इसका मुकाबला नहीं करना, सियासी कुव्वतों ने इमरान खान का मुकाबला करना है। जबकि हमारा कंसर्न इमरान खान की मकबूलियत नहीं, हमारा कंसर्न रियासत है और हम रियासत को बचाने के लिए हर एक लेवल तक जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को डिसाइड कर लिया गया है, जुडिशरी के साथ तनाज़े को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और आसिफ अली जरदारी साहब को ये बात भी रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब आप जो है अपना दौरा दुबई UAE इसको महदूद करें, मुख्तसर करें और बराह करम पाकिस्तान आएँ और यहाँ पर आकर जो अपना मनसब है उसको भी संभालें और उसके बाद ये जो इस वक्त थोड़ा सा मैसी सिचुएशन है इसको एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मैसी सिचुएशन एक ऐसे लेवल पर जा रही है जहाँ पर डेड एंड है, जमहूरियत के लिए वहाँ पर ख़तरा है और पाकिस्तान की सियासी निज़ाम के लिए भी ये जो डेड एंड है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये एक आखिरी कोशिश है जो की जा रही है इस निज़ाम को बचाने के लिए और नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया गया है जाती उम्रा में होने वाली बैठक में कि जनाब आप एक इस हवाले से एक लीड लें और इस जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है इसको कम करने के लिए रोल प्ले करें, जबकि इस बात को भी रिट्रिएट करें कि जनाब 9 मई का जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको जो सज़ाएँ हैं वो मिलनी चाहिए और जुडिशरी को भी इन तमाम लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अब देखना ये है कि जब ये बॉल ईवान सदर आई है तो ईवान सदर इस बॉल के ऊपर कैसा स्ट्रोक खेलता है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।